हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि आज हम इस सेक्शन में कक्षा 10 हिंदी का जो बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी है, वो हिंदी में जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आने वाले हैं, चाहे वो गद्य के हों, पद्य के हों या हिंदी व्याकरण के हो, काव्य सौंदर्य के हो, कहीं से भी आए हैं, तो वो सारे इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं। आज आप ये समझ लीजिए कि आज इस चैनल के सबसे लॉन्ग वीडियो यही रहने वाला है, ठीक है। तो आप लोग अगर यूट्यूब से हैं तो अभी सब्सक्राइब कर दें चैनल पर अगर नए हैं, और फेसबुक पर हैं तो पेज को फॉलो करें और लाइक करें, ठीक है। तो पहले तो आज का हम अपना पैटर्न समझेंगे। यहाँ पर देखिए कितना क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है सारे, ठीक है। तो अब ये देखना, ये एक चार्ट है, इसमें से ये डायरेक्टली बोर्ड से आया है कि इसमें हमें 20 अंक जो मिल रहे हैं ऑब्जेक्टिव के, ठीक है, 20 अंक मिल रहे हैं। ये कहाँ से मिल रहे हैं, ठीक है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आएंगे। तो आप देखना पहले खंडा, यहाँ पर दिया हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय शुक्ल युग एवं शुक्लोत्तर युग, यानी हिंदी गद्य से 5 नंबर के प्रश्न आएंगे, पद्य से 5 नंबर के, काव्य सौंदर्य के तत्व से 1 नंबर का प्रश्न आएगा, हास्य और करोड़ रस की परिभाषा। दूसरा खा नंबर है अलंकार के बारे में, उपमा रूपक या उत्प्रेक्षा, छंद के बारे में आएगा, ठीक है। और फिर है क्वेश्चन नंबर चौथा, हिंदी व्याकरण शब्द जैसे उपसर्ग, उपसर्ग क्या है, समास, तद्भव, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। फिर है पांचवा संस्कृत व्याकरण सर्वनाम, तद और इसमद, इसमें से आएंगे। वाक्य स्वरूप से प्रश्न आने वाले हैं, वाच्य प्रयोग और वाच्य परिवर्तन से, और पद परिचय, विकारी एवं अविकारी शब्द। तो इतने जो हैं, ठीक है, यहाँ से जो भी प्रश्न आने वाले हैं, तो ये आज हम 1 नंबर वाले प्रश्न को सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है, हल करने जा रहे हैं। तो आपको वीडियो के अंत तक बने रहना है, और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि इससे अलग कहीं के भी प्रश्न नहीं आएंगे, ठीक है। तो अगर मन कहे तो अभी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के पास, ठीक है। तो आज का हमारा ये रहा पहला प्रश्न, ठीक है। तो पहला प्रश्न है, पंडित प्रताप नारायण मिश्र लेखक हैं। तो आप देखेंगे ये 2023 में पूछा भी गया है प्रश्न। इसका ऑप्शन दिया है द्विवेदी युग, भारतेंदु युग, शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग। सही आंसर अगर आपको पता है तो आप कमेंट कर दीजिए, क्योंकि हमारे साथ कहीं ना कहीं आप तो तैयारी कर ही रहे होंगे, आपका एग्ज़ाम है। और इस बार हिंदी का जो पेपर है वो 24 फरवरी को है, सबको पता ही होगा अगर सभी पढ़ रहे होंगे, ठीक है। पंडित प्रताप नारायण मिश्र लेखक हैं, तो इसका जो सही आंसर होगा, कमेंट करेंगे सब, द्विवेदी युग। तो इसका द्विवेदी युग नहीं होगा, शुक्लोत्तर युग नहीं होगा, शुक्ल युग नहीं होगा। तो सही आंसर क्या है फिर, ठीक है। तो सही आंसर इसका जो है ये होगा भारतेंदु युग, ठीक है, ये होगा भारतेंदु युग, ठीक। भारतेंदु युग, ठीक है। अब हम आते हैं अपने दूसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ, और ये क्वेश्चन है, ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक है हरि कृष्ण प्रेमी, जयशंकर प्रसाद, विष्णु प्रभाकर या मोहन राकेश, ठीक है। ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक कौन हैं? तो यहाँ पर अगर ज़्यादा हम टाइम नहीं लेंगे क्योंकि क्लास बहुत ही लंबी होने वाली है, तो इसका जो सही ऑप्शन होगा ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक, ये हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। क्या हो जाएगा? जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद, ठीक है। तो इसे हमने लॉक कर दिया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, कीर्ति कंकाल के लेखक हैं, कीर्ति कंकाल के लेखक हैं। आप देखें कितना
इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन, 2021, 22, 23 और 24 में पूछा गया है, तो हो सकता है 25 में भी पूछा जाए। तो इसका जो पहला ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, दूसरा मुंशी प्रेमचंद, तीसरा है राम कुमार वर्मा और चौथा मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा ये भी होगा जयशंकर प्रसाद। ठीक है, जयशंकर प्रसाद। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन है रस मीमांस लेखक है, 2021, 22 और 23 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, गुलाब राय, भगवत शरण उपाध्याय, जयप्रकाश भारती। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा रस मीमांस के लेखक ये कौन है, आता है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, और नहीं आता है तो हम तो बताने के लिए बैठे ही हैं। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक थे। ठीक है, और आप देखेंगे कि ये क्वेश्चन पूछा भी गया है 2023 में। ठीक है, शुक्ल युग, द्विवेदी युग, शुक्लियोत्तर युग, भारतेंदु युग। आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक थे, क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये पहला सही है। ठीक है, पहला सही है शुक्ल युग। अगला क्वेश्चन है हमारा 6 नंबर, पंच परमेश्वर कहानी के लेखक हैं, और ये प्रश्न जो है 2022 और 24 में पूछा गया है। ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, दूसरा शुक्ल, ये थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक है कि यहाँ पर भी शुक्ल आ गया है। बस, तो इसका हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल, प्रेमचंद्र, यशपाल, राजेंद्र यादव। प्रश्न नंबर 6 है, पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है, तो उत्तर देते रहना है। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन है ये है प्रेमचंद्र। पेन बहुत अच्छा चल रहा होगा। ठीक है, सॉरी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन मतलब गद्यांश से भी है। कलम के सिपाही के लेखक है, यहाँ पर कलाम लिखा, ये होगा कलम के सिपाही के लेखक हैं। 2021, 22, 23 और 24 में पूछा गया प्रश्न है अमित राय, गुलाब राय, मुंशी इंसा अल्लाह खां और बैद्यनाथ मिश्र। जो आंसर आपको सही लगता है कमेंट कर देना। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन होगा ये होगा अमित राय। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये पेज नंबर 9 है। आप देख सकते हैं यहाँ पर 41 पेज हैं। ठीक है, यानी 41 पेज है टोटल। लहरों के राजहंस के लेखक का नाम लिखिए, नाम क्या है। ठीक है, लहरों के राजहंस के लेखक का नाम हमें बताना है। ऑप्शन दिया मोहन राकेश, प्रेमघन, गुलाब राय, रामधारी सिंह दिनकर, और ये प्रश्न है जो 2022 और 24 में पूछा गया है। तो लहरों के राजहंस के लेखक का जो नाम है वो क्या है बच्चों, तो वो है सही, जो इसका आंसर होगा वो होगा मोहन राकेश। क्या होगा, मोहन मोहन राकेश। ठीक है,
आप लोग नोट डाउन करते रहिएगा, क्योंकि इससे बाहर क्वेश्चन आने वाले नहीं है, ठीक है। ये 2-3 टीचरों के दिए हुए विद्या क्वेश्चन बैंक और एनसीईआरटी बुक से रिलेटेड क्वेश्चन है, और ये ऐसे क्वेश्चन भी हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, ठीक है। चलते हैं अपने पेज नंबर 10 पर। गबन की विधा है, गबन की विधा है, और ये 2023 में पूछा गया प्रश्न है। नाटक, एकांकी, उपन्यास, कहानी। तो गबन की विधा है, तो गबन क्या है? उपन्यास है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि हम लोग पद्यांश के प्रश्न हल कर रहे हैं, ठीक है। नहीं, अभी भी ये गद्यांश के हैं, ठीक है, सॉरी। तो गबन की विधा, तो गबन क्या है? तो गबन उपन्यास है, ठीक है। क्या है? उपन्यास, उपन्यास है, ठीक। क्वेश्चन नंबर आ गए हम 10 पर। झूठा सच किस विधा की रचना है? 2023 में पूछा गया प्रश्न है। नाटक, एकांकी, उपन्यास, कहानी। झूठा सच किस विधा की रचना है? नाटक, एकांकी, उपन्यास या कहानी। तो यहाँ पर अगर विधाएं पूछी जा रही हैं तो ज़्यादातर अगर आता है आपको सही तो उस पर टिक लगाना है, वरना अगर नहीं आता है तो आपको कर देना उपन्यास, ठीक है। क्योंकि हमने देखा कि जितने भी क्वेश्चन आते हैं विधाएं वाले वो ज़्यादातर उपन्यास के होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये उपन्यास होगा, ठीक है। झूठा सच किस विधा की रचना है? उपन्यास। क्वेश्चन नंबर 11 है। तितली कृत की विधा है 2023। तो ये भी क्या है? ये भी उपन्यास है, ठीक है। टाइम नहीं देंगे ज़्यादा। उपन्यास। क्वेश्चन नंबर 13 है, यानी 12। ललित ललाम, सॉरी, ललित ललन लिखा, यहाँ पर होगा ललित ललाम। ललित ललाम के रचयिता हैं कौन है? पद्माकर, मतीराम, भूषण, बिहारी। यहाँ पर भी बिहार लिखा है, ये होगा बिहारी, ठीक है। तो आप इसका ट्रिक समझिएगा। ललित और मतीराम, ललित ललाम से यहाँ पर भी माँ आया है और लास्ट में भी माँ आया है, इसलिए इसका कुछ थोड़ा सा ट्रिक बनना है। ललित ललाम मतीराम, यानी ललित ललाम के रचयिता कौन है? मतीराम जी हैं, ठीक। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। और अब है छत्रसाल दशक के रचनाकार हैं। 2023 में पूछा गया प्रश्न है। बिहारी, जगनिक, नरोत्तम दास, भूषण। छत्रसाल दशक के रचनाकार हैं, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये होगा भूषण, ठीक। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये है रामचंद्रिका के रचनाकार हैं। 2024 में पूछा गया प्रश्न है। बिहारी, केशव, भूषण, मतीराम। अब ये जितने प्रश्न हैं, ठीक है, ये सारे पद्यांश के हैं, ठीक है। पद्यांश के प्रश्न पर आ चुके हैं, ठीक। रामचंद्रिका के रचनाकार, तो ये होगा केशव, ठीक है, केशव दास। केशव का पूरा नाम केशव दास, ठीक है। काफी बड़ा लिख रहे हैं ताकि आपको अच्छे से दिखे, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन है। केशव काव्य के कवि हैं, केशव काव्य धारा के कवि हैं, यानी केशव जो हो ये किस काव्य धारा के कवि है? रीतबद्ध, रीत सिद्ध, रीत मुक्ति, प्रयोगवादी। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा रीतिबद्ध, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक। रीतिबद्ध। और ये रहा क्वेश्चन नंबर 16। आधुनिक काल की समयावधि है।
1850 ईस्वी से 1900। चलो ऑप्शन छोड़ो, आपको समझना प्रश्न क्या कह रहा है। आधुनिक काल, आधुनिक मतलब जो अभी चल रहा है, ठीक है। और ऑप्शन में दिया है 1850 ईस्वी से 1900 तक, 1900 ईस्वी से 1920 तक, 1919 ईस्वी से 1938 तक। अब आप समझेंगे ये जो तीन ऑप्शन दिए थे ये भूतकाल के थे, यानी जो बीत चुके। आधुनिक काल जो अभी भी चल रहा वर्तमान में, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1843 ईस्वी से वर्तमान तक, ठीक है। यहाँ तक भी जितने बच्चे अभी तक बने हैं, तो हम इतना दावे के साथ कह सकते हैं कि आप लोग 90% लाने वाले हैं, ठीक है। आप लोग 19% वाले हैं, ठीक। क्योंकि आपको मतलब जानना है कि हाँ हो सकता है ये भी प्रश्न आ सकते हैं और आएंगे, ठीक है। जो बीच में छोड़ गए उनके लिए कुछ नहीं। साकेत महाकाव्य की रचना किसने की? 2024 में पूछा गया प्रश्न। मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, नागार्जुन हरिओत। साकेत महाकाव्य की रचना किसने की? तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये होगा मैथिली शरण गुप्त, ठीक है। क्या होगा? मैथिली शरण गुप्त। तो अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, यामा के रचयिता का नाम लिखिए। 2022 और 24 में पूछा गया प्रश्न है। सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा, मीराबाई, अशोक वाजपेयी। तो आपको ध्यान में रखना है, ये प्रश्न बार बार पूछे भी जाते हैं। तो यामा के रचयिता का नाम जो है ये होगा महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 19 नंबर प्रश्न है, आंगन के पार द्वार के रचयिता 2022, 23, 24। अब यहाँ पर हम 25 लिख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि 25। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि कुछ प्रश्न में फायर इमोजी आ रही है। तो फायर इमोजी का मीन यही है कि ये प्रश्न आने ही आने, हो सकता है कुछ नहीं आए, लेकिन जो फायर वाले ये आने ही आने वाले हैं, ठीक है। तो इसका जो पहला ऑप्शन दिया धर्मवीर भारती, दूसरा अज्ञे, और जो तीसरा है गजानंद माधव मुक्ति बोध। इतना लंबा नाम है, ठीक है। और चौथा है राम नरेश त्रिपाठी। आंगन के पार द्वार के रचयिता 2022, 23, 24 में पूछा गया प्रश्न, ठीक है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा बच्चों, तो ये होगा अज्ञे, ठीक है, अज्ञे हो जाएगा। जो भी बच्चे अज्ञे जी का पूरा नाम जानते हैं वो कमेंट करें, ठीक है, हम देखेंगे। आई नो, मैं तो मतलब जानता ही हूँ, ठीक है। महादेवी वर्मा की रचना नहीं है। 2021 और 23, निहार, सांध्य गीत, युगांत, दीपशिखा। अब आप समझेंगे इस प्रश्न से हमें महादेवी वर्मा जी के 3 रचनाएं पता चल रही हैं, ठीक है। एक है जो उनकी रचनाएं नहीं है, ठीक। तो ये हो जाएगा युगांत। तो युगांत जो है ये महादेवी वर्मा जी की रचना नहीं है, ठीक है। तो इसका जो युगांत है ये गलत है। बाकी निहार, सांध्य गीत और दीपशिखा ये तीनों किसके रचना है? महादेवी वर्मा की, ठीक है। सुमित्रानंदन पंत की रचना है ज्ञानदीप, युगवाणी, प्रेम वाटिका, कोई नहीं। तो सुमित्रानंदन पंत जी की जो रचना है ये है युगवाणी। क्या है? युगवाणी।
ये गुआड़ी, यहाँ पर थोड़ी सी राइटिंग अच्छी लगी। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 21 और हम अब आधे पर आ चुके हैं। ठीक है, अभी जितना टाइम लगा है इतनी देर और रुकना है। ठीक है, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 है, राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तुन परिहरि रघुवर बिरह राव सुरधाय। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? ठीक है, तो हमारे मतलब इस टाइम पर मतलब जो हैं बुक में ये दो प्रकार के रस आए होंगे। ठीक है, कौन कौन से रस हैं? पहला है करुण और दूसरा है हास्य। हमें दो रस पढ़ने हैं, करुण और हास्य। तो करुण रस में जहाँ पर बिरह आ जाए, ठीक है, जहाँ पर दुख दिखाई जाए वहीं पर करुण रस होगा। ठीक है, करुण रस जहाँ पर दुख हो, ठीक है, क्या हो, दुख की बात हो। और हास्य रस जहाँ पर ही की आवाज़ आए, ही, ठीक है, वहाँ पर हास्य रस होगा। तो यहाँ पर आप उदाहरण में समझेंगे, राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तुन परिहरि रघुवर बिरह। यहाँ पर बिरह है, बिरह मतलब कहते हैं एक प्रकार की कोई रो रहा है, उसी को बिरह कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ज़्यादा समझने की कोशिश नहीं करना है और ये हो जाएगा करुण रस। ठीक है, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हंसी हंसी भाजे दे कि दूल्हे दिगंबर को पहुनी, जो आवे हिमाचल की ऊंचाई से। हंसी हंसी, ठीक है, यहाँ पर हंसी हंस से आ गया हास्य रस। ठीक है, कोई ज़्यादा तीन झाम नहीं करना है। जहाँ पर हंसने की बात आए, क्या है, हंसने की बात, ठीक है, वहीं पर क्या होगा, हास्य रस होगा। और जहाँ पर कोई रो रहा है, ठीक है, रो रहा है, वहीं पर हो जाएगा करुण रस। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन होगा ये होगा हास्य रस। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और ये है 25 नंबर क्वेश्चन, हरिमुख मनहु महंक पंक्ति में अलंकार। ठीक है, आपको हम कुछ दिखाना चाहेंगे। अगर आपको एकदम डीप में अलंकार रस और छंद पढ़ना है ना, तो उसके लिए वीडियो आती हैं, डेली आती हैं, पार्ट वाइज आती हैं। तो पहले हम वही दिखाएंगे। ये देखिए, यहाँ पर क्या है, हमने एक वीडियो है जो कक्षा 10 हिंदी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए ही स्पेशल था, अलंकार। इसमें हमने उपमा रूपक और उत्प्रेक्षा का धुआंधार बताया। ठीक है, धुआंधार तोड़ फोड़ करके इसका डिफिनीशन सहित और कैसे एग्ज़ाम में प्रश्न आते हैं ये सारे हमने बताया है। एक बार ये वीडियो ज़रूर देखेंगे। ठीक है, एग्ज़ाम से पहले देख लेना, वरना जब चिड़िया चुग गई खेत तो फिर पछताने से क्या फ़ायदा। तो प्लीज़ ये वीडियो देखिएगा। उसके बाद छंद के वीडियो हैं और रस के आने ही वाले हैं, ये तीनों वीडियो देखें। और भी हैं जिसमें गद्यांश और पद्यांश के 1 शॉट है, यानी गद्यांश के कम से कम 20 प्रश्न और पद्यांश के 20 प्रश्न। ठीक है, तो ये सारे वीडियो मत छोड़िएगा क्योंकि उन्हीं से रिलेटेड इसमें है। और अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो हो सकता है आप ना देखें, तब भी चल जाएगा। तो यही हम लोग पहुँचे थे। ठीक है, तो 23 नंबर हो गया। क्वेश्चन नंबर 24 है, हरिमुख मनहु मयंक पंक्ति में अलंकार। हरिमुख मनहु, अब आपने अगर पढ़ा होगा, ठीक है, तो मनहु जनहु ये सब किस में आते हैं? तो आप जब उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा पढ़ेंगे तो वहाँ पर मनो मानो मनहु जनहु ये शब्द आते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये सारे शब्द रिलेटेड आएंगे तो वो हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, क्या हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार। जहाँ पर योजक चिन्ह हो वो हो जाएगा रूपक अलंकार। ठीक है, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका आंसर तो पता चल ही गया होगा, हरिमुख मनहु, और यहाँ पर मानो आ जाए, जानो आ जाए, ज्यों आ जाए, तो ये सब हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, अब यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 25, पीपर पास सरिस मन डोला। पीपर पास सरिस मन डोला उपयुक्त पंक्ति में अलंकार। तो यहाँ पर आप समझेंगे। अब एक बार फिर से बता दें, जहाँ पर उत्प्रेक्षा, जहाँ मनो जानो जनहु ये शब्द आएंगे वो हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, वो हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार। और रूपक अलंकार, जहाँ पर योजक चिन्ह बीच में आए वो हो जाएगा रूपक।
उपमा अलंकार, जहाँ पर एक वस्तु की तुलना दूसरे वस्तु से की जाए वहाँ पर हो जाएगा उपमा अलंकार। ठीक है, तो यही तीन थे और बहुत ही छोटे छोटे अलंकार हैं इस बार। ठीक है, और हमने पहले ही बताया कि अलंकार कितने नंबर में पूछे जाते हैं, डिफिनीशन भी लिखना, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर टोटल 5 नंबर के प्रश्न आएंगे अलंकार से रिलेटेड। ऐसे ही रस से आएंगे, ठीक है, ऐसे ही छंद से आएंगे। तो 15 नंबर तो यही बने हैं शायद। तो यहाँ पर कुछ समझे, हमने इतना समझा दिया, इससे आपका आंसर तो निकल ही गया होगा कि पेपर पास सरिस्मन, यानी पीपर के पत्ते के समान हमारा मंडोला। ठीक है, पीपर के पत्ते के समान मंडोला। ठीक है, तो ये हो जाएगा उपमा अलंकार। ठीक है, इसकी भी और ट्रिक है, जहाँ पर सरिस आ जाए, से आ जाए, आदि शब्द, जैसे कई शब्द हैं वो आप उस वीडियो में देखेंगे तो पता चल जाएगा। वो शब्द अगर आते हैं तो वहाँ पर भी उपमा अलंकार होगा, क्योंकि उस वीडियो में ना हमने ट्रिक वाइज बताया। ठीक है, ट्रिक वाइज आप एक बार थंबनेल फिर से देखेंगे। यहाँ पर क्या लिखा, अलंकार, और कौन कौन से अलंकार, उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा, महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ और बिना रटे या चुटकियों में याद करने का ट्रिक। ठीक है, बेस्ट ट्रिक था, एक बार ये ट्रिक जरूर देखना। कहाँ पहुँचे थे ये, हाँ, तो ये तो हो ही गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चरण कमल बंधु हरिराई, उपयुक्त पंक्ति में अलंकार है 2022 और 23 में पूछा गया। उत्प्रेक्षा, रूपक, उपमा, अनुप्रास। 4 ऑप्शन है, उत्प्रेक्षा, रूपक, उपमा, अनुप्रास। तो जहां पर भी योजक चिन्ह आएगा बच्चों, अभी हमने बताया 2 नहीं 3 बार बताया कम से कम, तो वहां पर क्या हो जाएगा, रूपक, रूपक अलंकार। ठीक है, रूपक हो गया। क्वेश्चन नंबर 27 है, 27, रोला छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। अब यहाँ पर भी देखेंगे 2 क्वेश्चन है, दोनों को समझेंगे। तो रोला छंद के प्रत्येक, प्रत्येक मतलब पहले तो यहाँ पर 4 चरण होते हैं। ठीक है, चार चरण होते हैं, 1 2 3 और 4। ठीक है, अब चारों चरणों में एक एक चरण में यहाँ पर कितनी मात्राएं होंगी, 24 मात्राएं होती हैं। ठीक है, 24, और इसमें भी 24। ठीक है, तो यहाँ पर जब प्रत्येक चरण मतलब एक चरण पूछा जाता है तो उस टाइम आपको करना है 24। ठीक है, क्या करना है, 24। ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, 1 नंबर के सवाल है यहाँ पर। और जब आ जाता है कि रोला छंद में कितनी मात्राएं होती हैं, तब आपको 24 को 4 से गुणा करना है। ठीक है, 4 चौक 16 और 4 दूनी 8 और 1 9, यानी 96 हो जाएगा। तो जब रोला छंद के छंद में कितनी मात्राएं होती है तब होगा 96। ठीक, भाई प्यास लग गई यार, प्यास, चिल्लाते चिल्लाते। रोला छंद में कितनी मात्राएं होती हैं, तो यहाँ पर अब हम कुछ नहीं बताने वाले हैं। ठीक है, और ये हो जाएगा 96। ऑप्शन में होगा तो लगा लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 है, वर्षा होती है तो अन्न उपजता है, अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद बताइए। ये हम लोग के सिलेबस में न्यू ऐड हुआ है। ठीक है, यहाँ पर जितने भी वाचक जहाँ पर लिखे हैं, ठीक है, वाचक, तो वाचक को वाच कहते हैं। ठीक है, वाच, अगर बुक में वाच लिखा मिल जाएगा तो घबराना मत। ठीक है, वाच। ठीक है, तो अब ये सब छोड़े, वर्षा होती तो अन्न उपजता। ठीक है, हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक तुलना कर रहे हैं। ठीक है, संकेत कर रहे हैं कि शायद अगर वर्षा होती तो आज खेत सींच जाता, या फिर
तो अन्य भी उपजता। तो यहाँ पर हम क्या करें, संकेत करें, बादलों की तरफ देख कर कह रहे हैं कि शायद आज वर्षा हो जाएगी तो फसल तैयार हो जाएगी अच्छी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा संकेतवाचक, ठीक है, क्योंकि हम संकेत कर रहे हैं कि शायद हो सकता है। ऐसे बादलों की तरफ बहुत लोग कहते हैं कि शायद आज मौसम कुछ बदला सा लग रहा है, अगर बारिश हो जाएगी तो फसल अच्छी हो जाएगी, ठीक है। कुछ लोग तो ऐसा कहते हैं कि शायद बारिश होने पर फसल नष्ट हो जाएगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मेरी मदद करें, तो यहाँ पर क्या है, अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद बताना, आज्ञावाचक, संदेहवाचक, इच्छावाचक या संकेतवाच्य। तो यहाँ पर अब हम क्या कर रहे हैं, आज्ञा मांग रहे हैं, ठीक है, किसी से आज्ञा कर रहे हैं, मेरी मदद करो, हम आज्ञा मांग रहे हैं, ठीक है। अगर हम किसी से कुछ कहते हैं कि भाई ये कर दो, तो वो हम उसे आज्ञा कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो हो जाएगा, ये हो जाएगा आज्ञावाच्य, आज्ञावाच्य। क्वेश्चन नंबर 31 है, बीमारी के कारण उसे उठा नहीं जा सकता, अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद। तो यहाँ पर आप सीधा समझिए कि कोई व्यक्ति है जो बीमारी के कारण उसे उठा नहीं जाता, तो वो अपने अंदर का भाव बता रहा है कि शायद आज हम नहीं उठ पाएंगे, या कोई उसका भाव बता रहा है कि उसका आज ऐसा कह रहा है मन या कुछ कि वो उठ नहीं पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, भाववाचक, वाच्य। देखिए प्रश्न में ही कुछ के आंसर जितने भी इसमें आएंगे व्याकरण में, ठीक है, हिंदी व्याकरण या इंग्लिश ग्रामर के जितने भी क्वेश्चन रहते हैं वो प्रश्न में ही आंसर छुपे होते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना, और ये हो जाएगा पहला ऑप्शन सही। क्वेश्चन नंबर 32 है, दशानन का समास विग्रह। दस है मुख जिसके रावण, 10 है मुख जिसके विष्णु, दिशाएं हैं वस्त्र जिसके अर्थात नग्न, 10 हैं आंखें जिसकी पार्वती। अब भाई हमारे यहाँ ना पार्वती की 10 आंखें हैं, ना भगवान विष्णु की 10 आंखें हैं, और ये तो गलत ही है आंसर। तो हमारे यहाँ क्या है, दशानन का समास विग्रह। दशानन किसे कहते हैं, रावण को। तो इसका अगर समास विग्रह आएगा तो 10 है मुख जिसके रावण, ठीक है। क्या है, 10 है मुख जिसके रावण। तो इसका जो पहला ऑप्शन है ये सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ आते हैं, गंगा यमुना का समास विग्रह। गंगा और यमुना, गंगा यमुना, गंगा प्लस यमुना, गंगा प्लस गंगा। गंगा यमुना का समास विग्रह। पहले आप सभी ये बताइए कि ये गंगा डैश यमुना समास विग्रह कौन सा समास है, जल्दी बता दो भाई। अब इसका आंसर हम पहले बता दें कि ये कौन सा समास है, उसके बाद आप सोचिएगा। तो इसका जो समास विग्रह होगा ये होगा गंगा और यमुना। बस बड़ा हो गया, ठीक है, गंगा और यमुना। यार सेट नहीं हो रहा, गंगा और यमुना। अब इसमें बताना समास कौन सा है, थोड़ी सी आपकी टेंशन कम हो गई होगी। नहीं बता पाए, ठीक है, और बता दिए हैं तो अच्छी बात है, अब मिला लीजिएगा। यहाँ पर होगा द्वंद्व समास। क्या होगा, द्वंद्व समास, द्वंद्व समास, ठीक है। जहाँ पर योजक चिन्ह लगते हैं, ठीक है, वहाँ पर होगा द्वंद्व समास, ये बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है। जैसे और उदाहरण ले ले, हानि लाभ, ठीक है, हानि लाभ, देश विदेश, माँ बाप और बाप बेटा,
तो ये सब क्या हो जाएंगे, द्वंद्व समास जिसमें योजक चिन्ह लगते हैं। और इसमें ऐसे ही करना, बाप और बेटा अगर विग्रह करेंगे तो बीच में और लगा देंगे बस। क्वेश्चन नंबर 34 है, शुभा शुभ में समास है, तत्पुरुष द्वंद्व द्विगु कर्मधार है। तो फेसबुक वाले क्या आपने पेज को फॉलो किया, ठीक है, पेज को शेयर किए, और जितने भी यूट्यूब से हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ऑलरेडी कर दिए होंगे, और नहीं किए तो कर दीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा शुभ शुभ में समास विग्रह, शुभ और अशुभ, तो ये हो जाएगा द्वंद्व समास, ठीक है। क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, 34, तो ये हो जाएगा द्वंद्व समास, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 36 नंबर, अच्छे शब्द का तद्भव शब्द, तो ये हो जाएगा, अच्छे शब्द का जो तद्भव है ये हो जाएगा आँख, ठीक है। क्या हो जाएगा, आँख। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर, सकंद शब्द का तद्भव रूप क्या होगा। तो सकंद शब्द का जो तद्भव रूप हो जाएगा ये होगा कंधा। अगला शब्द है सुहाग शब्द का तत्सम होगा, स्वामी सुहाग सौभाग्य दुर्भाग्य, तो इसका जो सही आंसर होगा ये सौभाग्य होगा, ठीक है। टाइम थोड़ा लेट हो रहा है, ठीक है, तो इसलिए हम स्पीड अपनी थोड़ी सी तेज़ कर दें। कोई दिक्कत होगा आप कमेंट करिएगा, रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, तद्य, 38 नहीं अब ये लास्ट भी है, तद्य पुल्लिंग शब्द का चतुर्थी विभक्ति क्या होगा, तस्य तस्य तव त्यों, तो इसमें ये चारों नहीं होंगे, ठीक है, हमें जहाँ तक लग रहा इसका हो जाएगा तस्यों, तस्य, यहाँ पर आय का मात्रा लगेगा, ठीक है, तस्य। और इसके बारे में हमने बता ही दिया है, ठीक है। और एक मिनट रुक जाइए, तो अब आपको धन्यवाद जो वीडियो के अंत तक बने रहें, ठीक है। ये आपके लिए ही स्लाइड रखी थी अभी तक, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा बच्चों, और कमेंट करिए, जो भी डाउट हैं सब्सक्राइब कर दीजिए और फॉलो भी कर दीजिएगा अगर चैनल पर नए हैं या फेसबुक पेज पर, ठीक है। और शेयर करना, ठीक है, शेयर बहुत ज़रूरी है यार, ये सब करो ना करो लाइक कमेंट या सब्सक्राइब, लेकिन शेयर बहुत ज़रूरी है, ठीक है। धन्यवाद।